Hello everyone. In this lecture, I will explain the well-known bubble sort algorithm in detail. So first of all, we see the introduction part of the bubble sort. Bubble sort is the simplest sorting algorithm, which works on the repeated comparison of its elements. And if the elements are not in the required order, then we interchange those elements. ये सबसे सिंपल एल्गोरिथम है जिसमें हम बार बार दो पेयर वाइज हम एलिमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं। और सपोज करिए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मींस असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, तो आपको उसे स्वैप करना होगा। सिंपल सी एल्गोरिथम है, बार बार हमें पेयर वाइज कंपैरिजन करना पड़ता है पूरी लिस्ट का। और इस तरह से अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर है तो उन्हें हम इंटरचेंज कर देंगे। अगर वो ऑर्डर में है मीन्स अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं और वो दोनों एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है तो उन्हें सॉर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एज इट इज छोड़ देंगे। और अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और हमें सॉर्टिंग परफॉर्म करनी थी, फाइनली हमारा एम था क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें हम सॉर्ट करेंगे, तो हम उन्हें इंटरचेंज कर देंगे। तो ये इसीलिए सिंपल एल्गोरिथम बोली गई है क्योंकि इसमें दो ही मेन स्टेप है कि रिपीटेड कंपैरिजन करेंगे और अगर रिक्वायरमेंट है तो इंटरचेंज करेंगे, नहीं तो वो भी नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट है इन द बबल सॉर्ट मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज लाइक द मूवमेंट ऑफ बबल्स इन द वाटर दैट राइजेस अप स्लोली टुवर्ड्स द सरफेस। अब इसका नाम बबल सॉर्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कुछ कुछ रिजेम्बलेंस इसका ऐसे था जैसे पानी में वाटर बबल धीरे 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 ऊपर की तरफ मूव करते हैं, उसी तरह इसमें जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं या आप ये कह लीजिए जो हैवियर एलिमेंट होते हैं वो डूबते हैं और लाइटर एलिमेंट उसको धीरे धीरे ऊपर आते हैं। ऊपर आने का मतलब अगर वर्टिकल आप लोगे तो ऊपर आता दिखेगा, अगर आप नॉर्मल एरे में स्टोर करोगे हॉरिजॉन्टल आप उसे शो करते हैं तो मीन्स वो धीरे धीरे लाइटर एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में आएगा और जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसके या लार्जर एलिमेंट्स जो होंगे वो धीरे धीरे एंड की तरफ मूव करेंगे, लिस्ट का जो एंड होगा उधर मूव करेंगे। थर्ड पॉइंट है इट इज आल्सो नोन एज सिंक सॉर्ट। अब ये सिंक सॉर्ट जब आप इसे परफॉर्म करोगे तो आपको लगेगा कि सिंक सॉर्ट इसका ज्यादा बेटर नेम है, क्योंकि इसमें जो जैसे पानी में होता है जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं वो जल्दी डूब जाते हैं, जैसे पत्थर आप डालेंगे नीचे डूब जाएगा। उसी तरह लिस्ट में जो लार्जर एलिमेंट्स है मीन्स जो एक बड़ी क्वांटिटीज है वो आपको लगेगा कि हर एक इटरेशन में बिल्कुल लास्ट में सेट हो जाएंगे, यानी कि अगर आप वर्टिकल शो करोगे तो बिल्कुल बॉटम में नीचे जाती हुई दिखेंगी, मीन्स डूबती हुई दिखेंगी। इसी इफेक्ट से इसका नाम रखा गया है सिंक सॉल्ट। जैसे नीचे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो बबल्स है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं और जो ये हैवी एलिमेंट्स है वो धीरे धीरे बॉटम में जा रहे हैं पानी। फोर्थ पॉइंट है इट इज एन इन प्लेस एंड स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अब ये दो वर्ड्स हैं, इनके बारे में मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इन प्लेस का मीनिंग होता है कि अगर कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के उसको उसी में सॉर्ट कर दे, जैसे बबल सॉर्ट में होता है जो लिस्ट हम लेके चलते हैं उसी लिस्ट में आपस में इंटरचेंज करके और एलिमेंट्स को हम रीअरेंज करते करते फाइनल सॉर्टिंग सॉर्टेड लिस्ट तक पहुंच जाते हैं। यानी हमें किसी एक्स्ट्रा एरे की या किसी एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए इसे बोलते हैं कि बबल सॉर्ट इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सेकेंड पॉइंट है स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम होती है जिसमें अगर दो सेम एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए किसी लिस्ट में 5 दो बार रिपीटेड है या 10 दो बार रिपीटेड है, मीन्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो सेम है, जो इक्विवेलेंट है, वो अनसॉर्टेड लिस्ट में जिस पोजीशन पर होंगे सॉर्टिंग करने के बाद भी उनका ऑर्डर वही होगा। मीन्स अगर दो 5 है और एक पहले वाले 5 को हम 5 फर्स्ट पोजीशन, दूसरे वाले को 5 सेकंड पोजीशन बोले, तो जब उस पूरे लिस्ट को हम सॉर्ट कर देंगे तो अगर हम उनको मार्क करके रखें डिफरेंट कलर से तो हमें लगेगा, हमें महसूस होगा कि वो दोनों एलिमेंट उसी ऑर्डर में सॉर्टिंग के बाद भी है, उनके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसी एल्गोरिथम जिसमें सेम एलिमेंट्स या इक्विवेलेंट एलिमेंट्स का ऑर्डर सॉर्टिंग के पहले और सॉर्टिंग के बाद में दोनों में उनका ऑर्डर सेम होता है, उनको बोलते हैं स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। नाउ वी सी द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। अब यहाँ पर देखिए इनपुट में हमें क्या चाहिए, एक हमें लिस्ट चाहिए, अनसॉर्टेड एलिमेंट्स की लिस्ट चाहिए। अब वो सॉर्टेड भी हो सकते हैं, आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन जनरली हम हमारा एम क्या है कि उसको एक, सबसे पहले आपको बताता हूँ सॉर्टिंग का मीनिंग क्या है।
सॉर्टिंग का मीनिंग ये नहीं होता, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सॉर्टिंग माने होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हम अरेंज करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉर्टिंग माने होता है अरेंजमेंट। अब वो अरेंजमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, वो अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। मीन्स सॉर्टिंग मीन्स ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ एनी लिस्ट। वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम हमारा टारगेट क्या है, हम असेंडिंग में करना चाह रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम डिसेंडिंग में करना चाह रहे हैं। तो यहाँ फिलहाल हमने जो लिया है वो सारी चीजें हमने असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पर एक्सप्लेन की है। इसी को आप रिवर्स कर देंगे तो वो डिसेंडिंग के लिए हो जाएगा। जैसे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में किसी एन एलिमेंट्स की लिस्ट, एन एलिमेंट्स मीन उसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे 5 है, 10 है, 100 है, 200 है, इतने एलिमेंट्स की एक लिस्ट ले लेंगे और लिस्ट को हमने यहाँ पर एरे में स्टोर किया है। हमारा आउटपुट क्या होगा, एक अरेंज्ड आउटपुट होगा। मीन्स अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा है तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ हमारा एम क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उसके लिए ये एल्गोरिथम ये कह रही है कि स्टार्ट करेंगे, मीन्स हमने एक इनपुट ले लिया, फिर उसमें ये दो फॉर लूप लगे हैं, फॉर लूप की नेस्टिंग हो रखी है। पहला जो आउटर फॉर लूप है वो n-1 टाइम्स रन हो रहा है, और ये आउटर फॉर लूप होता है नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए, कि कितने पासेस की रिक्वायरमेंट होगी, कितने इटरेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। और उसके अंदर एक जो ये इनर फॉर लूप लगा हुआ है जो कि 1 से लेके n-i टाइम्स चल रहा है। i ये ऊपर वाले लूप की वैल्यू है, यानी कि अगर i 1 होगा तो अंदर वाला लूप 1 से लेके n-1 टाइम्स चलेगा। जब i की वैल्यू बढ़ के 2 होगी तो अंदर वाला लूप 1 से लेके n-2 टाइम्स चलेगा। ये नंबर ऑफ कंपेरिजन को बताता है, जैसे हमने पहले वाली स्लाइड में भी देखा था कि ये रिपीटेड कंपेरिजन करने होते हैं। तो कितनी बार वो रिपीटेड कंपेरिजन कितनी बार होगा वो यहां से डिसाइड होगा, वो आई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जितनी आई की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही लूप कम चलेगा, क्योंकि n-i है, वो वैल्यू माइनस होती जाएगी। अब अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं तो हम चेक करेंगे कि जो पहला एलिमेंट है, मीन्स अगर जिसको अब ये ए जे और ए जे प्लस वन, मीन्स अगर ए जे फर्स्ट एलिमेंट है तो ए जे प्लस वन सेकेंड एलिमेंट होगा, या ए जे अगर सेकेंड एलिमेंट है तो ए जे प्लस वन थर्ड एलिमेंट होगा। तो जो दो एलिमेंट्स का पेयर हम लेंगे उसमें अगर पहला एलिमेंट दूसरे से ज्यादा है, मीन्स पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरा छोटा है, तो हम उन्हें इंटरचेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, यानी कि इंटरचेंज तभी करना है जब ये कंडीशन होल्ड करे कि इफ एजे इज ग्रेटर देन एजे प्लस वन। और ये जब पूरा लूप ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो हमें जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड मिलेगा। अब इसी को अगर डिसेंडिंग में करना है तो इस कंडीशन को जहां ग्रेटर देन लिखा है वहां हम लेस देन ले लेंगे। अब एक हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे हमने ले लिया एक छोटी सी लिस्ट ले ली 5 एलिमेंट की, लिस्ट तो कितनी बड़ी भी ले सकते हैं, समझाने के लिए 5 एलिमेंट की एक लिस्ट ली है, और हम इसको एक एरे में स्टोर करके रखते हैं। तो ये 5 एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा 0 से 4 तक आएगा। अब हमें ये इसका नाम है बबल सॉर्ट या सिंक सॉर्ट या सिंकिंग सॉर्ट। तो अगर हमें बबलिंग का इफेक्ट दिखाना है या सिंकिंग का इफेक्ट दिखाना है तो इस वजह से हमने इस लिस्ट को वर्टिकली शो किया है, और बाकी केवल ये शो करने के लिए, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। जैसा आप नॉर्मली एरे को शो करते हैं वैसे इसे हम दिखाते, लेकिन यहाँ पर हम इसे वर्टिकल ऑर्डर में दिखा रहे हैं, जिससे हम हैवी एलिमेंट को नीचे डूबता हुआ दिखा सके, और जो हल्के एलिमेंट्स हैं मीन्स जो लोअर वैल्यूज हैं उनको हम ऊपर आता दिखा सके। तो यहाँ हमारा टारगेट क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना या सॉर्ट करना। और हमने जानबूझ के इस लिस्ट को वर्स्ट केस में ले रखा है कि हमें करना तो था सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन हमने फिर उस असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से हमने सबसे रिवर्स कंडीशन ली है कि हमने उसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड लिस्ट ली है, ताकि हम इसे एनालिसिस कर सके कि कितना ये वर्स्ट केस में भी कैसा परफॉर्म करेगा। अब एक एग्जांपल इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। जैसे आपने अभी लूप देखा था एल्गोरिथम में, आउटर लूप था नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए, और उसके अंदर जो इनर लूप था, नेस्टिंग में जो इनर लूप था वो था नंबर ऑफ कंपेरिजन के लिए। तो ये जैसा कि आपने लिस्ट देखा 78, 39, 19, 7 एंड 2। अब सबसे पहले एक पेयर लेंगे, और वो पेयर की स्टार्टिंग हमेशा जब भी लिस्ट लेंगे तो जो जब नया इटरेशन स्टार्ट होगा तो जो फर्स्ट पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट ही होगा, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले 78 और 39 को लिया। अब यहाँ पर देखिए इस पेयर में 78 यानी जो पहला नंबर है वो 39 से बड़ा है,
जबकि हमें सॉर्ट करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये उसके अगेंस्ट है, इसलिए हम इसको स्वैप कर देंगे। तो ये 78 इज ग्रेटर देन 39, देयरफॉर swap these two numbers. 39 is at the place of 78 and 78 will go at the place of 39. Now we take another pair which is second and third element, means 78 and 19. अब इसमें आप देखिए, चूंकि हमने बिल्कुल रिवर्स कंडीशन ली है, तो हर बार आपको ऐसा मिल रहा है कि जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा ही होगा। जबकि अगर आप कोई एक रैंडम ऑर्डर में कोई लिस्ट लेंगे तो कभी स्वैपिंग होगी, कभी स्वैपिंग की नीड नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपको लगेगा कि हर बार स्वैपिंग की नीड है, क्योंकि हमने जस्ट रिवर्स कंडीशन ले रखी है, वर्स्ट कंडीशन ले रखी है। 78 इज ग्रेटर देन 19, तो ये फिर स्वैप हो जाएगा। देखिए 19 पहले आ गया, 78 बाद में आ गया। अब अगले पेयर पे चलते हैं, थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट का पेयर। तो 78 और 7, 78 इज ग्रेटर देन 7, तो इसको फिर स्वैपिंग हो जाएगी। जब भी पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होगा तो स्वैपिंग हो जाएगी। अब लास्ट दो एलिमेंट का पेयर ले लिया, 78 एंड 2 का। 78 is greater than 2, therefore again swap, and 78 will go to the as a last element, and 2 will go at the place of 78, means second last element. तो ये हमारा फाइनल आ गया। अब इसमें आप देखिए कि ये सॉर्ट हो गया, और जो इसमें सबसे हैवी एलिमेंट था, मीन जो इसका जो लार्जेस्ट एलिमेंट था 78, वो आप देखिए पहले इटरेशन में बिल्कुल बॉटम में आके सेट हो गया। अब इससे नीचे नहीं जा सकते। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हमें फाइनल सॉर्टेड ऑर्डर की लिस्ट मिलेगी, सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी, तो उसमें 78 फोर्थ इंडेक्स पर ही होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये 78 फोर्थ इंडेक्स पर है अरे के, तो ये अपनी पोजीशन अब चेंज नहीं करेगा। मींस 78 सेटल्स एट इट्स प्रॉपर पोजीशन एंड इट विल नॉट मूव फ्रॉम हियर। ये इसकी पोजीशन फिक्स हो गई। यानी कि हमारा जब पहला इटरेशन कंप्लीट हुआ, तो हमारा जो लार्जेस्ट यानी कि जो हैवीएस्ट एलिमेंट था, वो अपने आप बॉटम में आके सेट हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भारी चीज डूब के नीचे आ गई, इसीलिए इसका नाम सिंकिंग सॉर्ट रखा गया है। जबकि देखिए जो इसका जो लाइटेस्ट एलिमेंट था, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट था 2, उसकी पोजीशन में देखिए केवल एक पोजीशन इसकी ऊपर आई है। देखिए फोर्थ इंडेक्स पर था इनिशियली, और जब ये पूरा इटरेशन कंप्लीट हुआ तो ये कहां पर आ गया है, 3 इंडेक्स पर। केवल एक इंडेक्स का मूवमेंट हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में। जबकि 78 ऊपर से सीधे नीचे आ गया पूरे इटरेशन कंप्लीट होते ही। अब इटरेशन 1 का जो आउटपुट है, वो इटरेशन 2 का इनपुट बन जाएगा। जैसा कि ये देखिए, ये आउटपुट था 39, 19, 7 टू 78, तो ये इटरेशन 2 का इनपुट बन गया, यानी इटरेशन 2 की स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। अब इसमें फिर वही सेम प्रोसीजर रहेगा कि हम पेयर बनाते चले जाएंगे, और पेयर की स्टार्टिंग हमेशा सबसे पहले एलिमेंट से होगी। तो 39 और 19 को कंपेयर किया, इसमें 39 इज ग्रेटर देन 19 है, तो स्वैपिंग हो जाएगी, 19 और 39 आ जाएगा। बाकी के एलिमेंट ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब अगला पेयर बनेगा 39 एंड 7। 39 इज ग्रेटर देन 7, देयरफॉर अगेन परफॉर्म द स्वैपिंग, और ये 7 और 39 हो गया। अब अगला पेयर बनेगा 39 एंड 2। धीरे धीरे देखिए कैसे नीचे आ रहे हैं कंपेयर करते हुए। 39 इज अगेन ग्रेटर देन 2, तो ये देखिए 2 ऊपर आ गया और 39 नीचे आ गया। अब 39 का कंपैरिजन हम 78 से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन है, क्योंकि 78 अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ चुका है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज होना नहीं है। तो 39 को 78 से कंपेयर करने का कोई लॉजिक बनता भी नहीं है। इसलिए इसका मीनिंग ये हुआ कि 39 भी अपनी प्रॉपर पोजीशन में सेट हो चुका है। मींस 39 आल्सो सेटल्स एट इट्स प्रॉपर पोजीशन एंड इट विल आल्सो नॉट मूव फ्रॉम हियर। यानी कि दो इटरेशन में हमारे दो जो हैवियर एलिमेंट्स थे वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे सेट हो गए। इस एल्गोरिथम की खास बात यही है कि हर एक इटरेशन के कंप्लीट होते ही जो उसका हैवियर एलिमेंट होगा वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे सेट हो जाएगा। अब इटरेशन 2 का जो आउटपुट है, वो इटरेशन 3 का इनपुट बन जाएगा। यानी कि 19, 7 टू 39, 78, ये देखिए जो उसका आउटपुट था इटरेशन 2 का, वो इटरेशन 3 का इनपुट बन गया। सेम प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई करेंगे, पेयर बनाएंगे और उनको कंपेयर करेंगे। इफ फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट देन स्वैप, अदरवाइज नो एक्शन विल बी टेकन। 19 इज ग्रेटर देन 7, देयरफॉर परफॉर्म स्वैपिंग। 7, 19 हो गया, बाकी के एलिमेंट ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब सेकंड पेयर बनेगा 19 एंड 2। 19 इज ग्रेटर देन 2, तो अगेन स्वैपिंग होगी, और ये बन गया 2 एंड 19।
अब 19 की स्वैपिंग 39 से नहीं करेंगे, क्योंकि वही सेम लॉजिक, क्योंकि 39 अपनी प्रॉपर पोजीशन में सेट है, वो हिलने वाला है नहीं। तो 19 भी यानी कि अपनी प्रॉपर पोजीशन में सेट हो गया। ये आ गया। देखिए थर्ड इटरेशन कंप्लीट होते हमारे तीन जो हैवियर एलिमेंट्स थे, हमारी जो भी इनपुट लिस्ट थी, वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में सेट हो गए। अब ये जो इटरेशन 3 का आउटपुट है वो इटरेशन 4 का इनपुट बन जाएगा। अब इसमें 7 और 2 को कंपेयर करेंगे। 7 इज ग्रेटर देन 2, तो ये इंटरचेंज हो गए। अब 7 का कंपैरिजन 19 से करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, यानी कि 7 भी अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ चुका है। अब आप यहाँ पर देखिए, इटरेशन 4 कंप्लीट होते ही हमारे 4 एलिमेंट्स, टोटल 5 एलिमेंट की लिस्ट थी, जिसमें से 4 एलिमेंट हमारे प्रॉपर पोजीशन में सेट हो गए। अब बचा है केवल 2। अब आपको मालूम है कि 2 को हम 7 से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि 7 अपनी प्रॉपर पोजीशन में ही है, यानी कि 2 ऑटोमेटिकली अपनी प्रॉपर पोजीशन में सेट हो गया। तो अगर हम वर्टिकल शो करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल शो करेंगे तो ये दिखाएंगे इस तरह से। वर्टिकल हमने आपको पहले ही बताया, इसीलिए शो किया था, जिससे हम सिंकिंग इफेक्ट या बबलिंग इफेक्ट दिखा सकें। तो देखिए आपने लास्ट इटरेशन में जो लाइटेस्ट एलिमेंट था 2, वो देखिए लास्ट इटरेशन में ऊपर आया है। लेकिन हर एक इटरेशन में जो हैवियर एलिमेंट थे वो धीरे धीरे करके 1 बाई 1 अपनी प्रॉपर पोजीशन में बॉटम में सेट होते चले गए, यानी कि एंड ऑफ द लिस्ट में सेट होते चले गए। तो ये बबल सॉर्ट का प्रोसीजर था जो मैंने आपको दिखाया। अब इसकी अगर हम समरी देते हैं, समरी अगर देखते हैं, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग के लिए देखना होगा कि कितने टाइम्स लूप चला। जैसे अभी आपने एल्गोरिथम देखी थी, तो उस समय आपको नहीं समझ में आया होगा कि ये n-1 टाइम्स क्यों लिखा, और ये सेकंड इनर लूप जो है वो n-i टाइम्स क्यों लिखा। उसका रीजन अब आपको समझ में आएगा। अब ये हमने जो चारों इटरेशन चलाए, 5 एलिमेंट्स थे, तो देखिए 4 इटरेशन हुए। 4 इटरेशन में लिस्ट हमारी पूरी सॉर्ट हो गई, यानी कि अगर n एलिमेंट्स होते तो n-1 इटरेशंस में पूरा सॉल्व हो जाता। इसीलिए आउटर लूप n-1 टाइम्स चला था। अब जो इनर लूप था कंपैरिजन के लिए, उसके लिए चेक करिए आप। इटरेशन 1 में हमारे कंपैरिजन आप काउंट करिए, तो देखिए एक पेयर ये बना, सेकंड पेयर यहाँ कंपैरिजन हुआ था, थर्ड यहाँ पर कंपैरिजन हुआ था, फोर्थ यहाँ कंपैरिजन हुआ था, और ये तो आउटपुट आ ही गया था, इसको नहीं काउंट करेंगे। तो टोटल अगर हम इटरेशन 1 में कंपैरिजन देखें तो कितने आए थे? 4, 1 2 3 एंड 4। तो उसको हमने नोट कर लिया। अब इटरेशन 2 में आते हैं। इटरेशन 2 में आप देखिए टोटल 3 कंपेरिजन हुए थे। पहला पेयर ये था, सेकंड पेयर ये था, थर्ड पेयर ये था। 78, 2 और 78 का पेयर हमने नहीं बनाया था, क्योंकि हमने लॉजिक दिया था कि 78 चूंकि अपनी प्रॉपर पोजीशन में सेट हो चुका है, तो इससे ज्यादा कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि जब इटरेशन नंबर 2 में हम पहुंचे तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन प्रीवियस के मुकाबले, 4 के मुकाबले एक घट के 3 रह गया। अब हम इटरेशन 3 में देखते हैं, तो इटरेशन 3 में केवल 2 कंपैरिजन हुए थे, 19-7 का और 19 एंड 2 का। इसी तरह आज हम लास्ट इटरेशन में आएंगे 4 में, तो यहाँ पर केवल एक कंपैरिजन हुआ था, पहले पेयर का कंपैरिजन जो हुआ था। यानी कि इटरेशन 1 में 4 कंपैरिजन, इटरेशन 2 में 3, इटरेशन 2 में 3, इटरेशन 3 में 2 एंड इटरेशन 4 में 1। अब अगर इसको हम एक टेबल के फॉर्म में शो करें तो ऐसा, ये देखिए इटरेशन नंबर एंड नंबर ऑफ कंपैरिजन, 1 में 4, 2 में 3, 3 में 2 और 4 में 1। और ये किसके लिए है? जब हमने 5 एलिमेंट्स लिए थे, तो 5 एलिमेंट्स में आपने काउंट किया था, अभी देखिए 5 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए 4 इटरेशंस की रिक्वायरमेंट हुई। इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3 एंड इटरेशन 4। फोर्थ इटरेशन में हमारा आउटपुट आ गया था। वर्स्ट केस में भी हमारा फोर्थ इटरेशन में आउटपुट आ गया, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस की रिक्वायरमेंट होगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम होगी। यानी कि अगर आपने 5 लिए हैं तो 4 इटरेशंस लगे। इसका लॉजिक क्या बना कि अगर हम n एलिमेंट्स लेंगे तो ये n-1 इटरेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस लिस्ट को थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, जिससे हमें प्रोग्रामिंग में इजी हो लॉजिकली। तो देखिए 4 को आप कैसे लिख सकते हैं? 4 को आप लिख सकते हैं 5-1। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स था, और 1 क्या है? इटरेशन का नंबर है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से अगर हम इटरेशन का नंबर घटा दें तो वो नंबर ऑफ कंपैरिजन को दिखाता है। सिमिलरली इटरेशन नंबर 2 में हमारे कंपैरिजन आए थे 3। 3 को इसी लॉजिक से अगर रिप्रेजेंट करें सिमेट्री में, तो हम क्या लिखेंगे? 5 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस इटरेशन नंबर मीन्स 2। सिमिलरली थर्ड इटरेशन में 2 कंपैरिजन हुए थे, उसको इसी लॉजिक से लिखें तो आएगा 5-3। यानी कि इन जनरल अगर हम n एलिमेंट्स लेके चलते हैं और इटरेशन नंबर हम कोई ith इटरेशन की बात कर रहे होंगे, तो ये क्या आ जाएगा? n-i।
ये बात, फर्स्ट में 5 - 1, सेकंड में 5 - 1, यानी कि पहली फिगर तो कांस्टेंट है 5 के लिए, तो अगर 5 की जगह हम n ले लेते हैं इन जनरल, तो यहाँ पर n आ जाएगा, और ये 1, ये था 1, ये 2, ये वाला 2 था, ये 3, ये वाला 3 था, तो अगर ith इटरेशन की बात करें तो ये फिगर हो जाएगी i। मीन्स आई किसी भी जनरल ith इटरेशन में अगर हम नंबर ऑफ कंपेरिजन सबसे कोई पूछे कि किसी ith इटरेशन में कितने कंपेरिजन होंगे, तो हम बताएंगे n - i, where n is the total number of elements given in the list and I is the iteration number। अब प्रोग्रामिंग के लिए हम वही एनालिसिस जो मैंने आपको समझाई कि टोटल कितने, अगर n एलिमेंट्स होंगे तो टोटल इटरेशन हो जाएंगे n-1, और टोटल जो कंपेरिजन होंगे ith इटरेशन में हो जाएंगे n-i। अब जो मेन लॉजिक है वो यही लॉजिक है जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसके ठीक पहले जब आप प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो एक सिंगल एरे को, इससे एक लीनियर एरे को इनपुट ले लेंगे, और इस लॉजिक को लिखने के बाद खाली उसी एरे को जो सॉर्ट हो चुकी होगी उसको केवल हम प्रिंट करा लेंगे। यानी कि जो मेन बबल सॉर्टिंग का लॉजिक है, जिसके थ्रू हम किसी भी n एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, वो ये है कि हमें 2 फॉर लूप लेने पड़ेंगे। आउटर फॉर लूप हमेशा इटरेशंस के लिए होगा, और हर एक इटरेशन पे कुछ कंपेरिजन होते हैं। वो कितने कंपेरिजन होते हैं, अगर हम वन ith इटरेशन की बात करें तो n-i कंपेरिजन होते हैं, यानी अंदर वाला लूप n-i टाइम्स चलेगा और बाहर वाला लूप n-1 टाइम्स चलेगा। तो इसका तो लॉजिक आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर हमने n-i-1 क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि अगर हम इस लूप को 1 से स्टार्ट करते तो यहाँ हम n-i ही लिखते हैं। लेकिन आपने देखा था कि हम जो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं वो हमेशा पहले दूसरे नंबर का करते हैं, यानी लिस्ट का जो सबसे पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। और जो पहला एलिमेंट होता है किसी भी एरे का, उसका इंडेक्स होता है 0। इसीलिए हमें मजबूरी है कि इस जे की वैल्यू को हमें 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब चूंकि 1 की जगह हम 0 से स्टार्ट कर लिया, एक स्टेप पहले मूव कर गए, तो यहाँ पर भी n-i से एक स्टेप पहले मूव करेंगे तो n-i-1 हो जाएगा। क्योंकि हमें इस टोटल लूप को n-i टाइम्स ही रन कराना है। तो अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे, जैसे 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर होते हैं, 10, यानी कि अगर हमें 10 टाइम्स लूप चलाना है तो या तो 1 से 10 तक आप चलाओगे। लेकिन अगर आप कोई मजबूरी है कि आपको 0 से चलाना है, तो आप 0 से जब अगर स्टार्ट करोगे तो उसे कहाँ तक ले जाओगे, 9 तक। तो वही यहाँ पर भी हुआ है कि 0 से स्टार्ट किया, इसीलिए इस वैल्यू को हम ले गए हैं n-i-1 टाइम्स तक ले गए हैं। और इस लूप में हमने कंपैरिजन किया है, अगर फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट, देन वी परफॉर्म द स्वैपिंग ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स। अब हम बबल सॉर्ट का एग्जीक्यूशन देखते हैं कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है, जिसमें देखिए मेन पार्ट में क्या लिया है, एक एरे डिक्लेयर कर ली है 20 साइज की। ये साइज कुछ भी हम बढ़ा घटा सकते हैं। फिर हमने सबसे पहले एरे का साइज इनपुट लिया कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम एरे में स्टोर करना चाहते हैं, यानी कि कितनी बड़ी लिस्ट हमारी है। सपोज करिए वैल्यू n है, इसमें कुछ भी 5, 10, 15 कुछ भी ले लेंगे लेस देन 20, क्योंकि हमने साइज ही मैक्सिमम 20 लिया है। अब इसमें हमने जब ये साइज मिल गया तो हमने n टाइम्स एक लूप चला दिया, क्योंकि जितने एलिमेंट का हमने साइज लिया है मैक्सिमम उतनी एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, इसलिए 0 से लेकर n-1 तक एक लूप चलाया, और हमने कुछ एलिमेंट्स को इनपुट ले लिया जो डिजायर्ड थे। फिर इनपुट लेने के बाद मेमोरी में वो सारे नंबर स्टोर हो गए, स्क्रीन पर देखने के लिए हमने उसको प्रिंट करा लिया। तो ये लूप जो हमने लगाया है, ये सेकंड लूप, ये इसमें प्रिंट इफ लगा करके हमने एरे के जो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर मेन लॉजिक है बबल सॉर्ट का, इनपुट लेने के बाद हम ये लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। इस लॉजिक का मीनिंग क्या हो गया, वही जो भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि एक आउटर फॉर लूप चलेगा n-1 टाइम्स इटरेशंस के लिए, और हर एक इटरेशंस में n-i कंपेरिजन होंगे। तो यहाँ पर कंपेरिजन हो रहे हैं, उन कंपेरिजन में हम बार बार चेक करेंगे, अगर फर्स्ट एलिमेंट जो भी पेयर लिया है हमने उसका फर्स्ट एलिमेंट अगर लार्जर देन द सेकेंड एलिमेंट होगा तो हम इंटरचेंज करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इंटरचेंज नहीं होगा। इसी तरह ये लॉजिक जब पूरा कंप्लीट हो गया, ये दोनों फॉर लूप टोटली रन करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन, तो हमारी जो एलिमेंट की लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारा ये बबल सॉर्ट जो होता है, हमें मालूम है कि ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, तो वो उसी लिस्ट के अंदर एक दूसरे को कंपेयर करके रीअरेंजमेंट होते होते वो सारी हमारी लिस्ट सॉर्टेड हो जाएगी। जब लिस्ट सॉर्टेड हो जाएगी तो उसको सिंपली हमने यहाँ पर एक प्रिंट करा दिया, n टाइम्स फिर से लूप चलाया,
और अब की बार जब एलिमेंट देखिए हमने पहले भी प्रिंट कराया था लेकिन वहां पर अनसॉर्टेड प्रिंट हुए थे, लेकिन उन्हीं में अब सॉर्टिंग का लॉजिक लग गया, तो लॉजिक के बाद जो प्रिंट होगा वो सॉर्टेड प्रिंट होगा। अब हम इसे रन करा के देख लेते हैं। पहले कंपाइल किया, कंपाइल में कोई एरर नहीं आई, जीरो एरर जीरो वार्निंग। अब हम इसे रन कराते हैं। ये पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज करिए हमने 5 एलिमेंट्स ले लिए। एलिमेंट्स हमने ले लिए 56, 67, 9, 2 एंड 4। तो ये देखिए 56, 67, 9 टू 4 था इनपुट, और जब ये सारा लॉजिक से सॉर्ट हुआ तो हमारा आउटपुट आ गया 2, 4, 9, 56 एंड 67। तो इस तरह से हमारी जो अनसॉर्टेड लिस्ट थी वो अब सॉर्टेड हो गई। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दो, आपने पढ़ा होगा कि दो किसी भी एल्गोरिथम की एनालिसिस करते हैं तो दो टर्म्स के बेसिस पर करते हैं, दो फीचर्स के बेसिस पर करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस करते हैं जिसमें 3 पार्ट होते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। अब हम सबसे पहले बेस्ट केस देखते हैं कि बबल सॉर्टिंग के केस में बेस्ट केस क्या होगा। तो अगर जो हमारी लिस्ट है, हम असेंडिंग ऑर्डर में सपोज करिए सॉर्ट करना चाह रहे हैं, और हमें जो लिस्ट मिल गई वो बाय द वे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सॉर्टेड मिल गई, तो वो बेस्ट केस होगा बबल सॉर्ट के लिए। फिर आती है बात वर्स्ट केस की। जैसे हमने अभी अपनी एनालिसिस ली थी तो देखिए हमने बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिया था कि इंक्रीजिंग में सॉर्ट करना था, तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट ली थी। यानी कि अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो और जो लिस्ट आपको इनपुट में मिल रही है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये वर्स्ट केस हो गया, क्योंकि हर एक पेयर में आपको जो है ऑर्डर में नहीं मिलेगा एलिमेंट, और हर एक पेयर को आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसको वर्स्ट केस कहा है। फिर थर्ड आता है एवरेज केस। एवरेज केस का मतलब जो लिस्ट हमें मिली है वो एक रैंडम ऑर्डर में है, ना तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं कंप्लीटली, ना उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीटली बोल सकते हैं। वो एक मिक्स्ड ऑर्डर में मिला हुआ है, एक जम्बल्ड ऑर्डर में, एक रैंडम ऑर्डर में मिला हुआ है। जैसे एक एग्जांपल है 5, 13। अब यहाँ देखिए 5 और 13 एक ऑर्डर में है, 70 भी ऑर्डर में है, लेकिन 56 देखिए आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, लेस देन 70 हो गया 56। 20 ये छोटा हो गया, मीन्स लेस देन 56 हो गया, 27 फिर बड़ा हो गया। तो कहीं पर सॉर्टेड है, कहीं पर रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है, यानी एक जम्बल्ड केस मिल गया, ये कहलाता है एवरेज केस। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे। तो बबल सॉर्ट में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, आपने पढ़ा होगा या कभी सुना होगा कि बिग O ऑफ n स्क्वायर ऑर्डर की होती है। कैसे होती है वहां हम ये देखते हैं। अब आप देखिए, अगर कोड आप देखेंगे तो मैं कोड में आपको ले चलता हूं। ये देखिए कोड, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो ये वाला लूप एक बार चला आई के 1 के लिए, और उस आई 1 के लिए ये इनर लूप जो है वो 0 से लेके n-1 मीन 0 से लेके n-2 तक चलेगा। और 0 से लेके n-2 तक कितनी वैल्यू हो गई, n-1 वैल्यू हो गई। जैसे 0 से लेकर 9 तक कितनी वैल्यू होती है, 10 वैल्यू। 0 से लेकर 5 तक कितनी वैल्यूज हुई, 6 वैल्यूज। मीन्स 0 से n-2 तक कितनी वैल्यूज हुई, n-2 प्लस 1 मीन्स n-1 वैल्यूज हो गई। तो ये देखिए फॉर i इक्वल टू 1 के लिए आउटर लूप तो एक बार चलेगा, लेकिन इनर लूप 0 से लेकर n-2 तक चलेगा, यानी कि n-1 टाइम्स चलेगा। यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर रहे हैं लूप की, कि बाहर वाला लूप कितनी बार चलेगा, अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, और उसी फ्रीक्वेंसी के एनालिसिस की बेसिस पर हम ये बताएंगे कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब सेकंड में देखिए, जब अगली बार आई की वैल्यू, कोड में वापस चलते हैं, जब ये देखिए आई वाली 1 के लिए पूरा सॉल्व हो जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा और आई प्लस प्लस यानी आई की वैल्यू 2 होगी। तो आई 2 के लिए भी 2 इज लेस देन n-1, सपोज करिए n की वैल्यू 10 थी, तो 10-1 मीन्स 9, तो 2 इज लेस देन 9, कंडीशन फिर ट्रू है। तो उस आई इक्वल टू 2 के लिए इनर लूप कितनी, आई इक्वल टू 2 के लिए ये लूप तो एक ही बार चला, लेकिन अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेके n-2-1 मीन्स 0 से लेके n-3 तक चल रहा है। और 0 से लेके n-3 का क्या मीनिंग हुआ, कि n-2 टाइम्स चल रहा है। तो इसीलिए देखिए आई इक्वल टू 2 के लिए आउटर लूप एक बार चलेगा, आई की हर एक वैल्यू के लिए आउटर लूप तो एक ही बार चलेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर आई की वैल्यू के लिए इनर लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेकर n-3 तक मीन्स n-2 टाइम्स। अगली बार जब आई की वैल्यू बढ़ के 3 होगी तो उस 3 के लिए भी बाहर वाला लूप तो एक ही बार चलेगा,
लेकिन अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेके n-4 तक, यानी n-3 टाइम चलेगा। ऐसे देखिए आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। लास्ट वैल्यू देखिए हमारी आई की जो लास्ट वैल्यू है वो है n-1। तो उस n-1 के लिए देखिए कितनी बार चलेगा, 0 से लेके n माइनस आई की जगह n-1 रख दीजिए, तो ये टोटल 0 आ जाएगा। तो 0 से लेके 0 तक यानी एक बार चलेगा, यानी कि n माइनस जब आई की वैल्यू n-1 होगी तो बाहर वाला लूप तो एक ही बार चलेगा, लेकिन अंदर वाला लूप वो 0 से लेकर 0, यानी कि इस बार अंदर वाला लूप भी एक ही बार चलेगा। क्योंकि अभी आपने डायग्राम में देखा था कि जैसे जैसे इटरेशंस बढ़ रहे थे, हर एक इटरेशन में नंबर ऑफ कंपैरिजन कम होते जा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए पहली बार n-1 कंपैरिजन हुए, जब आई की वैल्यू थोड़ी बढ़ी तो देखिए कंपैरिजन घट के n-2 रह गए, फिर और घट के हर एक इटरेशन में एक एक कंपैरिजन घटता जा रहा है, और फाइनली घटते घटते 3, 2 और ये 1 आ गया। लास्ट वैल्यू जब n-1 आई की आएगी तो ये 1 टाइम चलेगा। अब अगर हम आउटर वाले लूप के एनालिसिस करें तो उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1+1+1+1, और कितनी बार, 1 से लेके n-1 तक चला है, यानी कि ये टोटल 1 कितनी बार ऐड होंगे, n-1 टाइम्स ऐड होंगे। तो अगर हम बिग ओ के फॉर्म में लिखें तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, n पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n। अब अंदर वाले लूप के एनालिसिस करते हैं। अंदर वाले लूप की यानी इनर लूप की जो टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 अप टू डॉट 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 +2 +1, 1 तक आ गई। अब ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपको पता है कि n नंबर्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट n-1 से स्टार्टिंग है 1 तक, तो n की जगह हमने n-1 रख दिया। n-1 इंटू n-1 +1/2, तो टोटल हो गया n² - n/2 टाइम्स। तो ये क्वाड्रेटिक नेचर का हो गया, मींस ये n² पे डिपेंड करेगा, n पे भी डिपेंड कर रहा है, n² पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन जब लार्जर वैल्यूज n की लेंगे तो वो n से कंपेरिजन में काफी बड़ी होगी, यानी कि टोटल जो इनर लूप होगा वो किस पर, उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होगा, बिग O ऑफ n²। अब इन दोनों में भी अगर देखें तो कहाँ टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, n² में, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ON और ON² में क्या है, बिग O ऑफ n²। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल बबल सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी बिग O ऑफ n²। बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। तो जितने एलिमेंट हमें स्टोर करने के लिए चाहिए इनिशियली, जितने एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए चाहिए बस उतनी ही मेमोरी चाहिए, यानी कि ये कांस्टेंट ऑर्डर की हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं बिग O ऑफ 1। अब हम बबल सॉर्ट के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि ये बिल्कुल सिंपल है। इट इज सिंपल टू लर्न बिकॉज इट रिक्वायर्स ओनली टू थिंग्स, कंपेयर एंड इफ नेसेसरी देन स्वैप। दो ही लॉजिक है, किसी को भी आप समझाना चाहो बबल सॉर्ट तो बड़ा इजिली आप समझा सकते हो, क्योंकि इसमें दो ही चीजें परफॉर्म हो रही है। या तो हम पेयर बना रहे हैं, पेयर बना के कंपेयर कर रहे हैं, अगर कंपेरिजन में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लार्जर है तो हम स्वैप कर दे रहे हैं। तो ये लॉजिक बड़ा सिंपल है, किसी को भी आप समझा सकते हो, आसानी से समझ सकता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। ये एल्गोरिदम एफिशिएंट किस केस में होगी, अगर हमारी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, यानी कि जो भी आपने बेस्ट केस पढ़ा था उस केस में ये एफिशिएंटली परफॉर्म करेगी। अभी आप देखेंगे कि इसका उस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग ऑफ एन ऑर्डर की आएगी। सिंपल वाले में तो बिग ऑफ n² ही आती है, लेकिन अभी हम इसका एक डिफरेंट वर्जन भी पढ़ेंगे जिसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n। तीसरा एडवांटेज है, ये बहुत ही कम मेमोरी लेता है, केवल उतनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है जितने एलिमेंट स्टोर करने के लिए चाहिए। अगर 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट के स्टोरेज के लिए जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी बस उतनी मेमोरी चाहिए हमें। तो ये तीन एडवांटेजेस हो गए। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो सबसे बड़ी बात यह है, डिसएडवांटेज इसका यही है कि एवरेज केस और वर्स्ट केस में हम इसे जिसके अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें तो आएगी बिग O ऑफ n² ऑर्डर की, यानी कि लिस्ट जितनी बड़ी होगी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी उसी रेशियो में एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी। इसीलिए जब कभी लंबी लिस्ट होती है, बड़ी लिस्ट होती है, लार्जर डेटा सेट होता है, तो हम प्रेफर नहीं करते कि हम बबल सॉर्ट को परफॉर्म करें। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है।
अब बात आती है कि किन किन केसेस में बबल सॉर्ट को यूज करना बेटर होगा, सुटेबिलिटी कहाँ पर है बबल सॉर्ट की। तो अगर जो हमें लिस्ट दी है वो बहुत लेंदी लिस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स उसमें नहीं है, यानी कि अगर वो स्मॉलर लिस्ट है, कुछ ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज्यादा नहीं है, तो हम उसमें बबल सॉर्ट को इजिली यूज कर सकते हैं, उस केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। दूसरा, जब हमें सिंप्लिसिटी चाहिए, जैसे हम जब देखते हैं ना कि किसी नए स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, तो हम सबसे पहले बबल सॉर्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि सबसे इजी वे में इसका लॉजिक को समझ जाएगा कि पेयर बनाओ, कंपेयर करो, अगर आउट ऑफ ऑर्डर है तो उन्हें ऑर्डर में ले आओ, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो ये इसकी सिंप्लिसिटी जो है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो अगर किसी को ऐसे को सिखाना है जो नया है इस फील्ड में, जिसने सॉर्टिंग कभी नहीं पढ़ी है, कभी नहीं समझी है, तो उसको आप बड़े आसानी से समझा सकते हो बबल सॉर्ट के थ्रू। थर्ड, हम कब यूज करेंगे इसको, अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी बिग ऑफ एन स्क्वायर ऑर्डर की आ रही है, अगर हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स हमारे लिए टाइम इतना मैटर नहीं करता, तो हम इस लिस्ट को, इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम को यूज कर सकते हैं। ये तीन केसेस हो गए। अब बात करते हैं, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ इसमें वेरिएशंस भी हैं, कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस भी हैं। तो पहले मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। दो तरह के मॉडिफिकेशन है इसमें। तो पहला मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं फनल सॉर्ट। अब फनल सॉर्ट क्यों यूज करते हैं, पहले उसको आप समझिए कि क्या जरूरत क्या पड़ गई। जैसे कि एक देखिए, यहाँ पर एक केस देखिए, बेस्ट केस, एवरेज केस वर्स्ट केस नहीं ले रहे हैं, बेस्ट केस की एनालिसिस करिए तो आपको महसूस होगा कि हाँ, मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे देखिए, हमने एक लिस्ट ले ली, 5, 13, 20, 27, 56 एंड 70। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में, हमारा टारगेट था कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, और जो लिस्ट हमें मिल गई वो असेंडिंग ऑर्डर में ही मिल गई। तो अब देखिए, जब आप कंपेयर करेंगे इसे, पेयर वाइज कंपेरिजन करेंगे, तो देखिए 5, 3 इसमें भी स्वैपिंग नहीं होगी। 13, 20 पहला एलिमेंट छोटा है, दूसरा बड़ा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था, तो इसमें भी स्वैपिंग नहीं होगी, एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। 20, 27 इसमें भी कोई कंपेरिजन नहीं होगा। 27, 56 यहाँ भी पहला एलिमेंट छोटा है, दूसरा बड़ा है, तो कोई कंपेयर, इसमें कोई स्वैपिंग नहीं होगी, कंपेरिजन करेंगे लेकिन स्वैपिंग नहीं होगी। इसी तरह देखिए, लास्ट में आ गए, हमने फिर इनको कंपेयर किया तो हमें लगा कि इसमें भी स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि पूरा इटरेशन कंप्लीट हो गया और एक भी कंपेरिजन में हमें स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। इसका एक ही मीनिंग है, इसका कंक्लूजन क्या है, कि जो हमारी लिस्ट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर आप किसी लिस्ट को पर बबल सॉर्ट अप्लाई करें और पूरा इटरेशन कंप्लीट हो जाए और एक भी एलिमेंट में इंटरचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं हो, स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हो, इसका मतलब ये हो गया कि आगे जो इटरेशन हैं, जो इटरेशन 2, इटरेशन 3, इटरेशन 4, आगे जितने भी इटरेशन की रिक्वायरमेंट है, उनमें एक भी इटरेशन हमें चलाने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार भी ये स्वैपिंग हो गई होती, इस पूरे इटरेशन में कोई भी एक पेयर ऐसा होता जिसमें स्वैपिंग की जरूरत पड़ जाती, तो हम उसको इटरेशन को आगे कंटिन्यू करते। लेकिन यहाँ पर पूरा इटरेशन में एक बार भी हमें स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमारी जो लिस्ट है उसमें सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ये लगा इसकी एनालिसिस करने वालों को कि अगर ऐसा कुछ कर दें कि अगर एक इटरेशन में उसमें एक बार भी स्वैपिंग नहीं हुई है, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि जिससे आगे के इटरेशन चले ही ना। क्योंकि आपने भी देखा था ना कि अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो टोटल n-1 इटरेशंस चलते हैं, लेकिन हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इस तरह का केस है तो, यानी कि बेस्ट केस अगर हम लेके चल रहे हैं, तो उसमें हमें एक इटरेशन से ज्यादा चलाने की जरूरत ही नहीं। तो अब देखिए, उसी को हमने इस तरह से दिखाने की कोशिश की। आप देख लीजिए कि सेम एल्गोरिदम है, खाली जो ब्लू कलर में है वो चेंजेस है। मीन्स हम एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लेके चलते हैं, जिसको इनिशियली फॉल्स करके चलते हैं, और अगर अंदर वाला लूप जो कंपैरिजन के लिए होता है वो लूप चल रहा है, और ये इफ कंडीशन एक बार भी ट्रू हो गई, तो ये चीज इंटरचेंज होगी, और जैसे इंटरचेंज होगी तो फ्लैग ट्रू कर देंगे। फ्लैग ट्रू करने का मतलब, अगर फ्लैग ट्रू है तो यानी हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे के इटरेशंस। लेकिन अगर एक बार भी इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी, यानी एक भी पेयर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इंटरचेंज की रिक्वायरमेंट हो, तो देखिए, अगर एक बार भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। यानी कि जो हम फ्लैग को फॉल्स लेके चले थे वो फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा। तो अगर फ्लैग, ये पूरा दोनों लूप चलने के बाद भी फ्लैग फॉल्स ही रह जाए, इनर लूप पूरा कंप्लीट हो जाए और फ्लैग की वैल्यू फॉल्स ही रह जाए, तो हमें वहीं पर उसे ब्रेक कर देना चाहिए लूप को, यानी कि फर्दर हमें
आगे इटरेशंस चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि प्रोग्रामिंग में अगर इसको लिख के देखें तो जैसे आपने पुराना कोड जो लिखा था, उस आपने जो देखा था उसमें देखिए हमने केवल दो चेंज किए हैं। पहला, जो लूप के बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटरचेंज, उसकी वैल्यू को जीरो से इनिशियलाइज कर लिया, यानी फॉल्स कर लिया। अब कंपेरिजन वाला लूप चला और उसमें सब हर बार ये कंडीशन चेक होगी, इफ वाली कंडीशन। अगर एक बार भी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये दोनों चीजें परफॉर्म होंगी, यानी एजे और एजे प्लस वन इंटरचेंज होंगे। और इंटरचेंज का जो वेरिएबल लेके चले थे जिसकी वैल्यू जीरो यहाँ पर रखी थी, वो ऑटोमेटिक हमने क्या कर दिया, वन। लेकिन अगर ये इफ कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं होगी तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट रन नहीं होंगे, और रन नहीं होंगे तो इंटरचेंज की वैल्यू कभी वन अपडेट होगी नहीं, यानी कि जीरो लेके चले थे जीरो ही रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनर फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद भी इंटरचेंज की वैल्यू जीरो ही रह जाए, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक बार भी कोई भी पेयर ऐसा नहीं मिला जिसमें हमें इंटरचेंज की रिक्वायरमेंट पड़ी हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक परफॉर्म करेंगे। आपको मालूम है कि ब्रेक जहां पर भी एग्जीक्यूट होता है जिस लूप में, उस लूप से एग्जिट करा देता है। तो ये देखिए ब्रेक कहाँ लगा हुआ है, आउटर लूप में लिखा हुआ है ब्रेक, इनर लूप में नहीं लिखा हुआ। इनर लूप के बाहर है और आउटर लूप के अंदर है, यानी कि जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये इस लूप से बाहर ले आएगा। यानी कि आई इज इक्वल टू टू के लिए लूप कभी रन नहीं होगा अगर आई इक्वल टू वन में इंटरचेंज की वैल्यू जीरो की जीरो ही रह गई तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस फनल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एनालिसिस करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे आपने उसकी एनालिसिस की थी उसमें सिंपल जो बेसिक ओरिजिनल बबल सॉर्ट एल्गोरिदम थी उसमें हर एक केस के लिए, चाहे वो हमारा बेस्ट केस हो, एवरेज केस हो, वर्स्ट केस हो, हमारा कोड ही हमारा ऐसा था जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन स्क्वायर ऑर्डर की आ रही थी। बट यहाँ पर आप देखिए, अगर आई इक्वल टू वन के लिए आउटर लूप एक बार चलेगा, और उस आई इक्वल टू वन के लिए जे की वैल्यू यानी इनर लूप कितनी बार चलेगा, जीरो से लेके एन माइनस टू तक। आप देख सकते हैं यहाँ पर आई इक्वल टू वन के लिए लूप एक बार चलेगा, और जब आई की वैल्यू वन होगी यहाँ तो एन माइनस टू टाइम्स, जीरो से एन माइनस टू मीन्स एन माइनस वन टाइम से रन होगा। और अगर इस पूरे एग्जीक्यूशन में एक बार भी इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आई इक्वल टू टू के लिए ब्रेक स्टेटमेंट, मतलब ये सेकंड इटरेशन में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। पहले आई इक्वल टू वन वाले लूप में ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, यानी कि आई इक्वल टू टू के लिए कभी रन होगा नहीं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। तो इनर लूप ही एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, यानी कि टोटल आउटर लूप की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, वन टाइम, ये जो आई इक्वल टू वन के लिए रन हुआ है। और इनर लूप की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, वही जो आई इक्वल टू वन के लिए एन माइनस वन टाइम्स चला था वही रह जाएगी। तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कोड की कितनी हो गई, दिस इंटू दिस मीन्स एन माइनस वन। एन माइनस वन मीन्स अगर हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में लिखें तो बिग O ऑफ एन टाइम्स ये चलेगा। तो देखिए अब जब हमने बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मल ओरिजिनल बबल सॉर्ट में लिखी थी तो वहां पर बिग O ऑफ एन स्क्वायर ऑर्डर की थी, लेकिन यहाँ पर मॉडिफाई होकर अपडेट होकर ये रिड्यूस हो गई बिग O ऑफ एन टाइम्स, यानी कि कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को चार्ट बना के कंपेयर करें तो देखिए वर्स्ट केस और एवरेज केस में दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, लेकिन कम से कम बेस्ट केस में तो रिड्यूस हुआ ना। तो ये कम टाइम, अगर बेस्ट केस में आपको रन कराना है तो फनल सॉर्ट बबल सॉर्ट से जल्दी रिजल्ट देगी। इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज लगभग उसी के जैसा है, बस एक ही एडवांटेज इसमें एक्स्ट्रा है कि एवरेज केस में ये जल्दी परफॉर्म करेगी, क्योंकि बिग O ऑफ एन स्क्वायर की जगह इसका टाइम रिड्यूस होकर कितना रह गया, बिग O ऑफ एन टाइम्स। तो ये हो गया फास्टर है बबल सॉर्ट से, तो इसका रीजन भी आपको दिख ही रहा है। डिसएडवांटेज इसका भी वही है, एवरेज और वर्स्ट केस में ये भी एन स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, यानी कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ एन स्क्वायर ऑर्डर की होगी। तो ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड मॉडिफिकेशन की। सेकंड मॉडिफिकेशन को हम कॉकटेल सॉर्ट बोलते हैं। कॉकटेल सॉर्ट में जैसे कॉकटेल मनी मिक्सचर होता है, तो उसमें देखिए इसका रीजन क्या है, क्यों ये मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी। अब फिर से मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूँ। जो आपने सबसे पहले हमने एक लिस्ट को सॉर्ट किया था, आपको याद होगा अभी, उसमें ये एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स लिए थे। अब इसके चारों इटरेशन को मैंने एक साथ ही आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश की है, जिससे आपको ये चीज मेरी बात समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए हर एक इटरेशन में जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था, जैसे इसका 78 लार्जेस्ट एलिमेंट था, वो पहले इटरेशन में सेट हो गया। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था 39, वो देखिए अगले इटरेशन में सेट हो गया यहाँ पर सेकंड इटरेशन 2 में। इसी तरह 19 थर्ड हाईएस्ट था, वो इसमें थर्ड इटरेशन में सेट हो गया।
7 फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट था, तो वो इटरेशन 4 में आके सेट हो गया। लेकिन अगर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट की बात करें, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जैसे यहाँ पर 2 है, 2 की पोजीशन देखिए, पूरा इटरेशन कंप्लीट होने के बाद भी 2 की पोजीशन में केवल इतना चेंज आया है कि इंडेक्स 4 से बढ़ के इंडेक्स 2 पर आया है। यानी कि इसकी अगर हम बबल इफेक्ट की बात करें तो बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। 78 देखिए कितना तेजी से नीचे आया। यानी जो हैवियर एलिमेंट होंगे वो एक तरह से रैबिट की तरह दौड़ रहे हैं, और ये जो लाइटर एलिमेंट्स हैं ये टर्टल की तरह मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। देखिए अब सेकंड इटरेशन में आइए, सेकंड इटरेशन में इनिशियली 2 थर्ड इंडेक्स पर था, अब पूरा इटरेशन कंप्लीट होते होते 39 तो देखिए ऊपर से आके फटाक से यहाँ नीचे सेट हो गया। लेकिन ये 2 2 थर्ड इंडेक्स से बढ़ के केवल 2 इंडेक्स पे पहुंचा है। देखिए केवल एक पोजीशन में अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। यानी कि अगर बबल इफेक्ट की बात करें तो केवल एक पोजीशन ऊपर मूव किया है। ऐसे देखिए थर्ड इटरेशन में सेकंड, ये जो 2 था सेकंड इंडेक्स पे था, और पूरा इटरेशन कंप्लीट होने के बाद अगर इसकी पोजीशन लास्ट में देखें तो 2 से बढ़ के केवल 1 हुई है। यानी ऊपर तो जा रहा है हर इटरेशन में, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा है, और लास्ट इटरेशन में 1 से 0 पे पहुंच गया, यानी कि टॉप मोस्ट पहुंच गया। तो ये हम इसमें ये हमें दिक्कत ये हो रही है कि 78 तो सेट होता जा रहा है, मीन्स हैवियर एलिमेंट तो सेट होता जा रहा है, लेकिन लाइटर एलिमेंट बड़ा धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो अगर हम इसमें कुछ ऐसा सेटलमेंट कर दें कि एक दोनों साइड से चलता रहे, मीन्स हैवियर एलिमेंट बॉटम में सेट होता रहे, यानी कि सिंकिंग इफेक्ट भी दिखाई दे, और जो लाइटर एलिमेंट है वो बिल्कुल टॉप में सेट हो जाए, यानी कि बबल इफेक्ट भी दिखाई दे। तो इसीलिए दोनों इफेक्ट लेने के लिए हमें एक बाई डायरेक्शनल अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। तो हम कॉकटेल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें दोनों डायरेक्शन मूवमेंट होगा, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। कैसे होगा आगे हम देखते हैं। यहाँ पर एक चीज और जान लें कि जो कॉकटेल सॉर्ट होती है जिसको हम सेकंड मॉडिफिकेशन बोल रहे हैं, इसको हम रिपल सॉर्ट या सफल सॉर्ट या शटल सॉर्ट भी बोलते हैं। ये कॉकटेल सॉर्ट की एल्गोरिथम है। इसको आप ये देखिए कि अगर ये कह रहा है इटरेशन की वैल्यू को हम 1 से लेके चलें क्योंकि इटरेशन 1 से स्टार्ट होगा, तो अगर ये इटरेशन मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 1 मीन्स अगर ये वैल्यू, जैसे आपने इवन ऑड के लिए लिखते थे ना कि 2 से डिवाइड करते थे, अगर रिमाइंडर 1 आ जाए मीन्स वो ऑड वैल्यू होगी, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इवन वैल्यू होगी। यानी कि जितने भी ऑड इटरेशंस होंगे उसमें हम टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करेंगे, और जितने ये इवन इटरेशंस होंगे, इसका इफ का एल्स ये लिखा हुआ है, उसमें हम बॉटम टू टॉप अप्रोच देखेंगे। अब एल्गो से ज्यादा इजिली आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेम हमने एग्जाम्पल 5 एलिमेंट का दोबारा ले लिया। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम बॉटम टू टॉप चलेंगे, तो 78 और 39 का कंपैरिजन करेंगे। 78 इज ग्रेटर देन 39, तो हम इसे स्वैप कर देंगे, 39 और 78 आ गया। अब अगला पेयर देखेंगे 78 19 का, 78 इज ग्रेटर देन 19, तो फिर स्वैपिंग हो जाएगी। फिर 78 और 7 को हम पेयर बना के चेक करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट, तो फिर इसमें से स्वैपिंग हो जाएगी। और लास्ट हमारा पेयर हो जाएगा 78 और 2 का, इसमें फिर 78 ग्रेटर देन 2 है तो फिर स्वैपिंग हो जाएगी। और ये फाइनली हमारा 78 बॉटम में आके सेट हो गया, यानी एंड ऑफ द लिस्ट में आके सेट हो गया। अब जो इटरेशन 1 का आउटपुट है वही इटरेशन 2 का इनपुट होगा। अब इटरेशन 2 में देखिए, इटरेशन 1 में हम देखिए टॉप टू बॉटम मूव किए थे, जैसा नॉर्मल हम अप्रोच में मूव करते हैं। बबल सॉर्ट में भी हमने देखिए केवल एक ही साइड देखा था, लेकिन ये कॉकटेल है मीन्स इसमें दोनों साइड से हम अप्रोच लेके चलेंगे, बॉटम टू टॉप चलेंगे। यानी कि अब ये 78 तो सॉर्ट हो ही गया था, तो 2 से लेके 39 को हम बॉटम टू टॉप ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। कैसे? सबसे पहला पेयर बनेगा 7 और 2 का। देखिए याद करिए पिछली बार पहला पेयर ऊपर से बनाना शुरू किया था, फिर धीरे धीरे नीचे आए थे। इस बार जो सॉर्ट हो गया उसके ठीक पहले से लेकर के जितना भी अनसॉर्टेड एलिमेंट है उनकी पेयरिंग करेंगे। तो 7 और 2 की पहली पेयरिंग होगी, और चेक करने का तरीका वही है कि जो पेयर आपने लिया है उसमें अगर पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है तो स्वैप कर देंगे। जैसे 7 इज ग्रेटर देन 2 है तो हम इसको स्वैप कर देंगे 2 और 7। अब नेक्स्ट पेयर हमारा क्या होगा? अब हमें बॉटम टू टॉप चलना है, यानी नेक्स्ट पेयर हमारा होगा 2 एंड 19। अब 2 और 19 में देखिए 19 इज ग्रेटर देन 2 है तो फिर से स्वैपिंग होगी और 2 19 आ जाएगा। अब हमारा थर्ड पेयर बनेगा 39 एंड 2। इसमें फिर फर्स्ट एलिमेंट इज लार्जर देन द सेकंड एलिमेंट, देयरफॉर अगेन परफॉर्म द स्वैपिंग, और 2 यहाँ पहले आ जाएगा, 39 बाद में आ जाएगा। यानी कि देखिए आप बॉटम टू टॉप चलने पर
टू भी सेट हो गया, तो दोनों साइड से ये सेट होते जा रहे हैं। तो इसमें सिंकिंग इफेक्ट भी दिख रहा है कि देखिए पहले इटरेशन में ये डूब गया 78, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हैवी एलिमेंट एंड में सेट हो गया। तो अगले इटरेशन में टू भी अपनी प्रॉपर पोजीशन में सेट हो गया। जबकि आपने पिछले वाले में देखा था कि टू कितनी देर बाद, जब सारे इटरेशन कंप्लीट हो गए थे, 4 के 4 इटरेशन, तब जाके टू अपनी फर्स्ट पोजीशन में पहुंचा था। कितना धीमा मूवमेंट था, लेकिन इस बार थोड़ा सा फास्ट हुआ है। अब देखिए कितना बचा अभी। अभी ये दोनों तो सॉर्ट हो गए, अब 39, 19 और 7 ये तीन अनसॉर्टेड है। तो थर्ड इटरेशन चलाते हैं। ये जो आउटपुट था इधर, वही अगले का इनपुट बन जाएगा। अब इस बार चूंकि पिछली बार बॉटम टू टॉप चले थे, तो इस बार फिर रिवर्स कर देंगे, टॉप टू बॉटम फिर चलेंगे। तो ये टॉप टू बॉटम यानी कि सबसे पहला पेयर बनेगा 39 और 19 का। 39 इज ग्रेटर देन 19, तो स्वैपिंग परफॉर्म कर दिया। अगला पेयर बनेगा 39 और 7 का, 39 अगेन ग्रेटर देन 7, देयरफॉर अगेन परफॉर्म द स्वैपिंग। तो ये आ गया, यानी 39 फिर अपनी प्रॉपर पोजीशन में सेट हो गया। जब हम बॉटम टू टॉप चलेंगे तो बॉटम का एलिमेंट अपनी प्रॉपर पोजीशन में सेट हो जाएगा, और जब हम बॉटम टू टॉप चलेंगे तो टॉप एलिमेंट अपनी पोजीशन पे सेट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब अगली बार ये जो इटरेशन 3 का आउटपुट है वो इटरेशन 4 का इनपुट बन जाएगा। अब इसमें आप देखिए टू अपनी प्रॉपर पोजीशन पे सेट है, 19 और 78 भी अपनी प्रॉपर पोजीशन में सेट है, ये बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। तो एक ही पेयर हमारा बचता है 19 एंड 7 का। लास्ट टाइम हम बॉटम टॉप टू बॉटम चले थे, तो इस बार हम बॉटम टू टॉप चलेंगे, यानी कि 7 और 19 का पेयर बनाएंगे, और एक ही पेयर बनेगा ही यहाँ पर। अब 19 ग्रेटर देन 7 है, तो इसकी स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे। अब चूंकि हम बॉटम टू टॉप चल रहे थे, यानी कि 7 अपनी प्रॉपर पोजीशन में सेट हो गया। अब हमारे पास ले देखिए एक ही एलिमेंट बचा 19। अब 19 का पेयर बन ही नहीं पाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा ये सॉर्टिंग पूरी लिस्ट की कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 19 अपनी प्रॉपर पोजीशन में ही है। तो यानी हमारी जो लिस्ट हो गई फाइनली सॉर्टेड, वो हो गई 2, 7, 19, 39 एंड 18। तो इसको कॉकटेल इसीलिए नाम दिया गया था क्योंकि इसमें जो ऑपरेशंस है वो बोथ डायरेक्शन में परफॉर्म होंगे, यानी कि अगर टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। ये तो वर्टिकल लिस्ट के लिए। अगर उसी लिस्ट को हम हॉरिजॉन्टली शो करते हैं तो हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट, और सेकंड टाइम राइट टू लेफ्ट, फिर थर्ड टाइम लेफ्ट टू राइट, फिर फोर्थ टाइम राइट टू लेफ्ट। इसी तरह अल्टरनेटिव रिपीट होते रहेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और हमें फाइनली एक सॉर्टेड लिस्ट जो भी डिजायर्ड ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उस ऑर्डर में हमें मिल जाएगी। इसी नेचर की वजह से कॉकटेल सॉर्ट को हम ये बाई डायरेक्शनल बबल सॉर्ट भी बोलते हैं। तो आपसे कोई कॉकटेल सॉर्ट कहे, या वेरिएशन ऑफ द बबल सॉर्ट कहे, या बाई डायरेक्शनल बबल सॉर्ट कहे, तो ये सारी एक ही बातें हैं। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें भी देखिए कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी, कॉम्प्लेक्सिटी में कोई चेंज नहीं आना है। केवल बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मल बबल सॉर्ट के कंपैरिजन में एन स्क्वायर ऑर्डर की जगह एन ऑर्डर की होगी। यानी कि अगर नॉर्मल बेस्ट केस में नॉर्मल बबल सॉर्ट में बिग ऑफ एन स्क्वायर था, तो कॉकटेल सॉर्ट में बेस्ट केस में बिग ऑफ एन आएगा। लेकिन वर्स्ट केस और एवरेज केस में कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो लगभग वही है, बस इसमें थोड़ा सा फास्टर है। जैसे कि पुरानी वाली भी थी फनल सॉर्ट भी, ये भी फास्टर है क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल अप्रोच इसमें यूज हो रही है। तो इसमें कुछ इटरेशंस कम भी हो सकते हैं। हमने तो वर्स्ट केस लिया है। नॉर्मली अगर आप लोगे तो कुछ मैक्सिमम वही ऑर्डर आएगा, लेकिन बाकी में कमी आएगा। और डिसएडवांटेज वही है कि एवरेज और वर्स्ट केस में अभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर की ही है। मीन्स अगर बहुत ही लार्जर लिस्ट है, बहुत ही लार्ज डेटा सेट है, तो ये बबल सॉर्ट या कॉकटेल सॉर्ट या फनल सॉर्ट को अप्लाई करना एडवाइजेबल नहीं है। So this is all about the bubble sort. I hope you enjoy the lecture. So thank you for watching. Thank you.